इंडिया की हिस्ट्री में शायद ही कभी इतना बम्पर वोटिंग हुआ हो। स्टेट ऑफ तमिलनाडु में तो कभी नहीं हुआ था। वेस्ट बंगाल में भी रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक ही 82-83% हो चुकी थी तमिलनाडु में और 90% हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। इतनी मैसिव वोटिंग, कुछ लोग तो कह रहे हैं क्या 100% वोटिंग हो जाएगी जब फाइनल आंकड़े आएंगे, या 98% वोटिंग हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है? कॉमन पैरेलेंस में वोटिंग का मतलब होता है इतनी बड़ी का एक एंटी इनकम्बेंसी की वेव है। पर कुछ लोग कहते हैं ऐसा पक्का नहीं है, जरूरी नहीं है। पर जमीन पे भी बहुत फैक्टर्स है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पे भारत के गृह मंत्री बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे खतरा रहता है सिक्योरिटी का। हर वोटर फील करे कि वो सेफ है, वोटिंग करने समय भी, वोटिंग करने के बाद भी, और रिजल्ट आने के बाद भी, जो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार उसकी सेफ्टी डाउट में रहती है, सेफ्टी डाउट तो फिर डेमोक्रेसी प्ले में नहीं हो सकती। और बहुत सारे वहां फैक्टर चले हैं। पर क्या हुआ है आज, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शांतनु गुप्ता जी। आप उनको भली भाली जानते हैं, तो मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा ही शुरू करूंगा। क्या बड़े फैक्टर्स रहे, अगर आप पहले तमिलनाडु बताएं और फिर वेस्ट बंगाल पे आते हैं कि क्या चल रहा है? अब देखिए शोर आ रहा है जो आपका, आप शोर आ रहा है। एक बार आप अपना स्क्रैच करी जा रहा है बार बार, आप ध्यान दीजिएगा। आपका हाथ अभी लग रहा बेटर है है क्या? कुछ आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बेटर है अभी? हाँ बेटर है जी, अभी? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर हम केवल पहले वोटर टर्नआउट पे बात करते हैं यशवंत भाई, तो जो बंगाल में है वो ज्यादा तो है, लेकिन बंगाल में, असम में, उड़ीसा में हमने देखा भी है कि हाई वोटर टर्नआउट रहता है। मतलब वहाँ 80 टच होना कोई सरप्राइजिंग नहीं होता। हाँ, बट 80 to 89 इज ऑल्सो ह्यूज नंबर। हाँ, लेकिन तमिलनाडु में भी हायर वोटर परसेंटेज रहता है, 70+ रहता है, लेकिन वहां पे भी, वहां के हिसाब से भी ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप रिसर्चर्स की माने, सो देर इज नो नो इट्स अ डिवाइडेड हाउस, राइट? कि जो बड़ा वोटिंग पैटर्न है, जब भी वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो वो इनकम्बेंट को हेल्प करता है कि जो चैलेंजर है उसको हेल्प करता है। लेकिन ये जितनी भी डिबेट्स हैं, ये 2-3% वोटर टर्नआउट पे होती हैं। मेरे ख्याल से भारत की हिस्ट्री में अगर डेल्टा देखा जाए वोटिंग पैटर्न का, तो अगर हम 3% ज्यादा होता है तो उस पर बहुत सारी डिबेट होती है। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब 90 टच करना, 18-90 टच करना। और एक तरह से जो शहरी लोग हैं उनके मुंह पे तमाचा भी है। अगर आप शहरी वोटर परसेंटेज देखेंगे, दिल्ली की, मुंबई की, किसी भी बड़े शहर की, हैदराबाद की, वो 50 टच नहीं हो पाती इस कारण। 50 टच होने में उसे मतलब रोना आ जाता है लोकसभा तक में भी, जबकि लोकसभा बड़ा इलेक्शन होता है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है और अच्छा है, ये भारत की डेमोक्रेसी अच्छा है। लेकिन जो मेरी समझ है, जिस तरह से मैं दोनों जगह पे लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा तमिलनाडु खुद था, मैं काफी समय बंगाल में लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल एक एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में वेव है। क्योंकि इसलिए ज्यादा है, जैसे बंगाल की बात करें, देखिए बंगाल में दीदी का चुनाव जीतने का तरीका क्या था? दीदी का चुनाव तरीका तरीका था कि काम ज्यादा कुछ मत करो। जब काम ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको वोटर कुछ और करना पड़ेगा। मुस्लिम अपीसमेंट करो, थोड़ा जातिवाद खेलो, और फर्जी वोटरों से वोट डलवाओ, और जो वोट आपके अगेंस्ट का है उसको इतना डरा दो कि वो वोट डालने ना आए। जो पॉलिटिकल वर्कर है उसके अगेंस्ट में इतनी पॉलिटिकल वायलेंस कर दो, जो टिपिकल इस्लामिक तरीका है कि एक आदमी का गला काट दो, सदियों तो कोई आदमी उठेगा ही नहीं। ये बिल्कुल ये लेफ्ट का तरीका था, जिसको दीदी ने बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह उठा लिया कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इतनी पॉलिटिकल वॉयलेंस से डरा दो, कार्यकर्ता को, वोटर को। क्योंकि ये बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान देना चाहिए। आपको हर हर ईवीएम का डेटा पता लग जाता है, हर पोलिंग बूथ का डेटा पता लग जाता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एस्क्राइब कर सकती है कि इस अपार्टमेंट में, इस लोकेलिटी में, इस ग्राम पंचायत में वोट ऐसे पड़ा बाद में, और उनको डरा धमका सकते, देखो पिछली बार तुमने ऐसे किया था, देखो मुझे पता लग जाएगा। ऑलमोस्ट आपको इस गांव का वोट पता लग जाता है। और उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल वायलेंस पहले लेफ्ट करती थी, अब ममता करने लगी है। तो इस बार जो, अगर आपने देखा हो पिछले 10 दिन से जो बातें आ रही हैं कि ईसीआई की जो व्यवस्था है, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस की करीब 2.5 लाख स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिस तरह से आश्वासन दिया गया कि काउंटिंग डे और उसके कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं उसके बाद भी रहेगी, जिस तरह से एक 3 लेयर सिक्योरिटी है कि पहले बाहर सेंट्रल फोर्सेस आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, फिर बीएलओ चेक करेगा, फिर अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो चेक करेगा, एक तरह का वोटिंग एरिया को छोड़ के, ईवीएम एरिया को छोड़ के सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो, और वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वॉच हो रहा है, और उसके भी टीवी पे फुटेज दिखाई जा रही है। तो किसी की भी कुछ गड़बड़ करने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, एक डेटरेंट आ गया है। तो इसलिए वोट में फर्जीवाड़ा, तो असली वोटर वोटर बूथ तक पहुंच रहा है। ऐसा ही तमिलनाडु में भी हुआ। तो इस वजह से मुझे लगता है ये जो नया वोटर आया है, ये जो 10 साल से सरकार चल रही है किसी की, या 5 साल से चल रही है, 15 साल चल रही है, उसके फेवर में नहीं आया।
ये नई सरकार के फेवर में है, इसकी संभावना ज्यादा है। शांतनु, अगर हम, क्योंकि मैं आपके ओपनिंग कमेंट चाह रहा था, दोनों स्टेटों को सेग्रीगेट करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल जी, पार्टीज अलग हाँ, हैं, बिल्कुल अलग फैक्टर्स है, अलग बिल्कुल हैं। अलग है, तो बिल्कुल पहले अलग है। तमिलनाडु कर लेते हैं, फिर आते हैं ओके। वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में बीजेपी का सो कॉल्ड लिमिटेड स्टेक है, ज्यादा स्टेक अलायंस का है, एनडीए के अलायंस का बिल्कुल, है, पर बिल्कुल, नया बिल्कुल। फैक्टर भी है जो एक्टर विजय हैं। तो आज जी, के दिन में अब आपको क्या खबर आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि जो ये नई पार्टी है, ये क्या विपक्ष का वोट काटेगी, जिसमें बीजेपी का भी हो सकता है जो एंटी इंकम्बेंसी वोट ले लेती है, या ये डीएमके का वोट काटेगी क्योंकि उनका जो बेसिक बेस आएगा वो मिनॉरिटी से आएगा, या फिर दोनों का वोट काट के एक स्वीपिंग 2013 2015 दिल्ली जैसा उस तरह का मैंडेट लेके आएगी। तो क्या आपको खबर रही है, क्या आपको फीलिंग है, क्या फीडबैक है, तमिलनाडु में क्या हुआ है आज? जी। देखिए, तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव हुआ है और आज पूरी वोटिंग हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से निर्णय कैप्चर हो चुका है। वेस्ट बंगाल के केस में केवल अभी आधी वोटिंग हुई, ऑलमोस्ट 294 में से 152 सीट्स पे हुई है। तो पहले तमिलनाडु में आते हैं। देखिए, तमिलनाडु में कोई भी कुछ भी कहने से अभी भी कतरा रहा है। मैंने कई सिपोलिस्ट से बात करी, वो क्यों कतरा रहा है? क्योंकि जब भी कोई नया फैक्टर होता है, और बंगाल में भी कतरा रहा है, बंगाल में रीजन कुछ और है ना बताने का, मैं यहाँ पे रीजन कुछ और है ना बताने का। जब भी कोई नया फैक्टर होता है, वो भी नॉन पॉलिटिकल फैक्टर होता है। देख, विजय एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है ना? उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि शायद मतलब बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा लोग उनकी रैली में आ जाए। लेकिन हमने पास्ट 20 सालों में देखा है, ये जो फैंडम है, ये बहुत कम केस में कन्वर्ट हो पाई है। चाहे वो चिरंजीवी के केस में हो, पवन कल्याण के केस में भी उसे कन्वर्ट होते होते काफी टाइम लगा। साउथ में जबकि हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा है, वहां पे जयललिता से लेकर एमजीआर से लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म लाइन में रहे और सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, अपने अपने पहले चुनाव में चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन वो फीडल, वो जैसे सोशल मीडिया आया, जैसे जानकारी आई, जैसे गवर्नेंस अच्छी अच्छी हुई, तो वो कम होता गया। इतना कम हुआ कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में आते आते डर गए। कमल हसन आए और जो उनका हाल हुआ सबको पता है कि अपनी सीट भी वो गंवा गए, बल्कि भाजपा से गंवा गए। वनिति श्रीनिवासन ने उनको हराया पिछले इलेक्शन में। तो इसलिए उस पे कोई फैक्टर पे बोल नहीं पा रहा है। लेकिन अभी तक का जो आकलन है कि विजय, लोग 2 नंबर देते हैं कि 7 से 10% वोट लेगा, जो मेरे हिसाब से, मुझे किसी भी, अगर मैं नॉर्मल एक स्टडी करूँ, किसी भी नए फैक्टर के लिए बहुत बड़ा वोट है। मतलब कोई 3-4% भी वोट ले लेता तो मैं उसे बहुत बड़ा वोट मानता हूँ न्यू एंट्रेंट को। लेकिन क्योंकि उनका फैक्टम है, और साउथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इश्करन, कि हर एक्टर का एक फैन क्लब होता है। और वो फैन क्लब बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। मतलब नॉर्मल आपको लगेगा फैन क्लब है, उसमें क्या बात है, वो तो मैं ऑथर हूँ, मेरा भी फैन क्लब है। लेकिन इनका इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, जिले जिले में कार्यक्रम होते हैं, जब मूवी आती है तो उनको फ्री टिकट जाते हैं, उनको लेटर जाते हैं आपके। तो इन्होंने ये साउथ में कर रखा है। चिरंजीवी का अपना फैन क्लब है, पवन कल्याण का अपना फैन क्लब, हर बड़े एक्टर का अपना फैन क्लब है, जिसकी यूनिट्स है, जिसके प्रेसिडेंट्स है। मतलब एक क्वासाई पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट करता है। और जब ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, और यही इनको एक फ्यूल भी देता है कि देखो हम पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक फैंडम तो है ही, लेकिन मेरे पास एक बेस भी है। अगर मैं कोयम्बतूर में प्रकट हो गया, तो मुझे, मतलब फैन वाले नहीं, मेरे फोन में, मेरे रजिस्टर में 100 नंबर ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर्ड है, उसको ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए ये उनका, इसका एक सेंस तो था। लेकिन तो इसलिए शायद उनको, इनको 3% 2%, 6-7% वोट आ सकता है, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर होता है साउथ में। लेकिन क्योंकि पता है मल्टीपोलर कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ, लेकिन अब तो बाइपोलर हो गया एक तरह से। तीसरा पोल विजय है, डीएमके अलायंस है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है। ये बड़ी मजे की बात है, इसमें लेफ्ट भी है। लेफ्ट तो कहाँ का कैसे खेल रहा है आपको पता ही नहीं, तीनों स्टेट में। केरला में वो यूडीएफ एलडीएफ दो बिल्कुल अलग पोल है। वेस्ट बंगाल में वो अलग चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसको पता है कि दे आर नॉट इवन ए मार्जिनल प्लेयर प्रॉपर्ली। वोट कटुआ जिसको बोलते हैं, वही भाजपा को थोड़ा बहुत काम आ जाए किसी सीट में। और यहाँ पे लेफ्ट डीएमके अलायंस कांग्रेस अलायंस के साथ है, तीनों स्टेट में लेफ्ट अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है। लोग इसको इंडी गठबंधन कहते हैं, पता नहीं कैसे ये इंडी गठबंधन है, आई डोंट नो, एक बड़ा मजाक है। तो ये गठबंधन है, और एआईडीएमके का भाजपा के साथ पहले भी गठबंधन हुआ है, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार आ गया, वो गठबंधन हो रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि विजय विजय जो वोट काट रहे हैं, किसका वोट काट रहे हैं? देखिए, विजय, जोसेफ विजय हैं, वो क्रिश्चियन है, वो ओपनली क्रिश्चियन है, मतलब सबको पता है वो क्रिश्चियन है। तो एक तो वो जो माइनॉरिटी वोट है वो काटेंगे, जो भाजपा का वोट नहीं, वो डीएमके का वोट है। ठीक है, पहली बात। उनकी जिस तरह की बातें रही हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं रही हैं, वो सारी बीजेपी से अलाइन नहीं करती, संघ परिवार से अलाइन नहीं करती, राइट? तो वो वहां से भी डीएमके का वोट काटेंगे। तो एंटी इनकमेंसी में जो वोट, अगर या तो वो डीएमके के पास ही वापस चला जाएगा, या एंटी इनकमेंसी का वोट तो भाजपा को आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो उनमें से जो अलाइंड होगा क्रिश्चियन पक्ष में, या भाजपा का जो भी विचारधारा है, उसे आप हिंदुत्व कह लें, उसे आप कल्चरल कह लें, उसे आप इंडिक कह लें, वो विजय के पास जा सकता है। लेकिन बहुतायत मेजोरिटी में मैक्सिमम वोट वो अगर काट रहा है, तो वो डीएमके का ही काट रहा है।
क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है उसके चक्कर में। तो पर इसलिए शांतु, क्या आप हाँ जी, उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है वो जनरली यूथ में होता है, एक युवा जी, में ज्यादा होता है, तो वो एंटी जी, जी। इनकम्बेंसी भी आप लेते हुए देख रहे हैं, जिससे डीएमके, क्योंकि डीएमके का बेस्ट केस ये है कि हमारा एंटी हुँ, इनकम्बेंसी वोट विजय ले ले, उनकी तरफ चला ले जाए, लो, तो उससे वो चला डायरेक्टली जाए। कटे। तो डू यू जी। फील दैट इज आल्सो हैपनिंग? नहीं, वो ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी वोट दोनों तरफ जाएगा। उसमें बेल्ट्स हैं, जो कोयम्बटूर बेल्ट है, जो ऐसी बेल्ट हैं जो जहाँ पे अन्नामलाई फैक्टर भी है। देखिए, अन्नामलाई इसमें चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हर बड़ी रैली में, हर बड़ी बैठक में, हर बड़े लॉन्च में अन्नामलाई ईपीएस के साथ, पीयूष गोयल जी के साथ, अरविंद मेनन के साथ, जो भी प्रभारी हैं उनके साथ खड़े हैं। तो अन्नामलाई फैक्टर हमें ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है। जो अन्नामलाई की यात्रा रही 234 सीटों में, एन मन एन मक्कल, पिछले चुनाव में, वो बहुत प्रभावी यात्रा है। आज भी उसके पोस्टर, आज भी उसके वीडियो वायरल होते हैं। उनकी एक बड़ी ब्रांड है और उनका भी एक यूथ फॉलोअरशिप है। एक जो रिस्पॉन्सिबल यूथ है, उनको पता है वो आईएम लखनऊ के पढ़े हुए हैं, उनको पता है वो मेरिटोरियस हैं, उनको पता है वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो कर्नाटका में ऑफिसर रहे हैं। बल्कि कर्नाटका में मैं भी गया था, वहाँ पे भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारी कन्नडिगा पॉपुलेशन तमिलनाडु में रहती है बॉर्डर एरियाज में। तो वो कैंसल आउट भी होता है वहाँ से। वहाँ पे भी दिखता है। देखिए, यूथ को क्या लगता है? यूथ को लगता है कि वो नए तरह के नेता हैं क्या इस पार्टी में? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे तरह के हैं क्या, सोशल मीडिया में बात करते हैं क्या, यहाँ पे बोलते हैं क्या, इंग्लिश बोल सकते हैं क्या, ये भाषा बोल सकते हैं क्या, एक एक नए तरह की राजनीति कर सकते हैं क्या, मेरे तरह के कपड़े पहनते हैं क्या, राइट? वो पुराने पॉलिटिशियंस नहीं रिलेट करते, तो वो अन्नामलाई में सब कुछ देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई एक बड़े कॉलेज में आया में पढ़ा है, ट्रांस स्टेट मूव करते हैं क्या, है ना? वो तमिलनाडु से उठ के लखनऊ आए। आपके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं लखनऊ इसलिए गया क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, नहीं तो मैं साउथ के किसी कॉलेज में भी जा सकता था। तो जो यूथ वेव है उसको अन्नामलाई फैक्टर भी काउंटर करता है बहुत जोर से, और वो करता हुआ दिखता है। तो इसलिए इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा कि पर अब कहाँ जा आज रहा है। जो लेकिन वोटिंग जो हो गई है, तो एडवांटेज है, आपकी बोलिए। फीलिंग क्या, किसको एज गया है आज के? फिर मैं वेस्ट देखिए, एज बंगाल पे आना एज चाहता हूँ। एज 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 बिल्कुल एआईडीएमके और एनडीए गठबंधन को गया है। और वो आपको 4 दिन पहले जब ये महिला बिल आया, और महिला बिल 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली उसको, और उसको जिस तरह से डीएमके ने सड़क-सड़क पे मनाया, वो बड़ा बड़ा हतप्रभ करने वाला था, बड़ा फनी था लिटरली, क्योंकि उनका कैंपेन बिल्कुल डाई डाउन हो रहा था। उनके कैंपेन में भीड़ नहीं आ पा रही थी, यहाँ तक कि उदयनिधि स्टालिन को मंदिरों में जाना पड़ा। वो विभूति लगाते हुए दिखे बहुत जगह। वही मंदिर है जहाँ पे कोरोना फैलता था, जहाँ एचआईवी फैलता था, उसकी भस्म विभूति लगा के मंदिरों में जाने लगे। वो डेस्परेट एफर्ट था, क्योंकि ऐसा एफर्ट करते तो उनका कोर वोटर छिटकता भी आपसे। तभी जो इस तरह की पार्टी है उनके लिए बड़ा अजीब रहता है। राहुल गांधी के लिए भी रहता है, ज्यादा मंदिर चला गया तो मुसलमानों को क्या लगेगा, ज्यादा मंदिर चला गया क्रिश्चियन वोटरों को क्या लगेगा। तो इनके लिए मंदिर जाना भी बड़ा एक कश्मकश की बात होती है। तो ये लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो मतलब सब समथिंग इज वेरी डेस्परेट, यानी उनका वोट जा रहा है उनसे। तो आपको जब डेस्परेट अटेम्प्ट किसी पार्टी से दिखने लगे, मतलब देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी नेता को ये तो नहीं पता होता, पुराने नेता को, कि वो जीतने वाला है कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता लग जाता है कि वो हार रहा है नहीं हार रहा। ये उनको सेंस आ जाता है। और ये सेंस आपको ममता को भी दिखेगा, मैं उसके फीचर्स बताऊंगा आपको। ये सेंस आपको स्टालिन और उदयनिधि में भी दिखेगा, जो अब मैं उनके अगले आना उम्र के चाहता नेता। हूँ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इतनी सीआरपी थी, पर थोड़ी सी वायलेंस की आई, पर जिस तरह हर बारी होता है उतनी नहीं आई, थैंकफुली। मैं ये हमेशा अच्छी बात मानता हूँ, क्योंकि अभी भी जी, रिपोर्ट आई है कि वायलेंस हुआ, क्रूड बॉम्ब कहीं पे है, बट कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन वेस्ट बंगाल, कोई मेजर ग्रीवियस इंजरी की नहीं आई। तो सेंट्रल फोर्सेस ने काम अच्छा किया है, बहुत अच्छा। उस तरह से पीसफुल किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। गिवन द कंडीशन दे वर गिवन। तो ये तो हो गई, बट दिल का है। और वेस्ट बंगाल में क्या फैक्टर्स थे आज, क्योंकि बहुत देर से चर्चा हो रही है, आज जब वोटर जा रहा था वोटिंग बूथ में, क्या फैक्टर्स थे? इसमें आप थोड़ा स्वॉट एनालिसिस कर दीजिएगा, प्रो ममता बनर्जी, उनके फेवर में वोट पड़ने के उनके फैक्टर्स फेवर और में क्या? उनके अगेंस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, देखिए, अगर आप पिछले 1 महीने से अलग-अलग सेफोलॉजिस्ट को सुने, तो उनके में एक चीज़ थी कि 10% वोट डिफरेंस था 2021 में, 38 और 48, ठीक है? उन्होंने कहा इसको आपको पाटने के लिए 5 ही परसेंट वोट चाहिए, तो मतलब 5.5% वोट एक्स्ट्रा ले लेती तो भाजपा जीत जाएगी। इनको अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में देखूँ तो करीब 60 लाख वोट आता है। टू बी प्रिसाइज 58.5 लाख वोट्स टीएमसी को ज़्यादा मिले थे। वेस्ट बंगाल में इस कारण 80,800 बूथ है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं 80,000 बूथ से, तो मतलब 70 वोट आते हैं, मतलब हर बूथ पे अगर, और 70 के भी 70 नहीं चाहिए आपको, 35 चाहिए एक तरह से, या 35 नहीं, चलो 40 मान लो टू बी सेफ साइड। अगर हर बूथ पे भाजपा 40 वोट ज्यादा ले आती है, तो भाजपा बूथ बूथ जीत जाएगी, बूथ बूथ जीत जाएगी तो असेंबली जीत जाएगी और स्टेट जीत जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, इस या तो भाजपा को वोट ज्यादा मिले या सपा या टीएमसी को वोट कम मिले। ये कैसे कैसे होना संभव है? भाजपा ने पिछले 5 साल में खतरनाक ग्राउंड वर्क करा है, संघ परिवार ने खतरनाक ग्राउंड, तो उनका अपना वोट बढ़ रहा है, बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी से ममता का वोट घट रहा है। जो घटनाएँ हो रही हैं, जो दिख रही हैं, सामने से दिख रही हैं, चाहे वो आरजी कर जैसी घटनाएँ हों,
चाहे चाहे वो शहनशाह वाली घटना है, उस सारी घटनाओं से दिख रहा है जो महिला उनका जो ट्रिपल एम फैक्टर है कि ममता, मुस्लिम और महिला, तीनों में आपको फैक्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि तीनों में ममता की खुद की इमेज कम हो रही है, महिला वोट उनसे छिटक रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि महिला महिला को नहीं बचा पा रही है, और मुस्लिम वोट भी उनसे डिसएंचेंट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊं। तो ये जो 40 वोट भाजपा को लाने हैं, ये कौन कौन ला रहा है? भाजपा अपने आप लेके आ रही है, टीएमसी अपने आप एंटी इनकम्बेंसी दे रही है, आपको कांग्रेस मदद कर रही है, आपको लेफ्ट मदद कर रही है, क्योंकि वो पूरी 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 सीटों पे जोर से चुनाव लड़ रही है। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने तो भाजपा की सरकार भी बना दी। राहुल गांधी ने कार में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करा और कहा कि ममता जी के करप्शन के कारण भाजपा की सरकार बन जाएगी। मतलब भाजपा की सरकार तो राहुल गांधी के हिसाब से बन चुकी है, हम लोग तो डिबेट भी फालतू में कर रहे हैं, हमें तो डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा राहुल ने तो कह दिया है बड़े सोलॉजिस्ट ने कि भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो हर सीट पे जोर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे वो छोटा छोटा वोट भी काटेंगे, 10-10 का वोट भी काटेंगे, 20-20 का वोट भी काटेंगे, तो भाजपा को तो हर बूथ पे 40 वोट चाहिए, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम सीटें हैं, असदुद्दीन ओवैसी का आपको पता है चार्म है, बहुत चार्म है उनका सीटों में, मुस्लिम यूथ में। वो चार्म अच्छा है बुरा है वो डिबेटेबल है, वो अच्छा चार्म नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फैनेटिक बातें करते हैं, जिहादी बातें करते हैं, वो डिवाइसिव बातें करते हैं, वो अच्छा, लेकिन मुस्लिम यूथ में अनफॉर्चुनेटली उनका चार्म है, और वो चार्म वोट में कन्वर्ट होता है। तो वो भी ये सारे फैक्टर, और इसके ऊपर से सबका जो बाप है वो एसआईआर, तो एसआईआर के जो वोट कटे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और इस बात में इश्करण कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो किसके वोट कटे, किसके वोट कटे हैं वो हमें पता लग गया था जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरी जनता ने घेर लिया था। उससे सेंस, उसके पहले भी सबको पता था कि कौन फर्जी वोटों से वोटिंग कराता है, कौन घुसपैठियों को शह देता है, वो टीएमसी देती है। फर्जी वोटों से वोटर कौन करता है, वो टीएमसी करती है। जब अमित शाह कहते हैं कि मुझे लैंड चाहिए पूरी फेंसिंग करने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर से, तो लैंड नहीं मिलती है, लैंड को एक्वायर करने में डीएम कई सालों लगा देते हैं। तो वो साफ पता लगता है किसको घुसपैठ से फायदा है। तो ये सारे फैक्टर मिला के ऐसा लगता है कि हर वोट पे, हर बूथ पे 40 वोट लेना भाजपा के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप पिछले चुनाव में देखें, जो खेला होबे नारा था और वो अपने पैर तोड़ने का भी विक्टिम कार्ड खेल लेती थी, पिछली बार भाजपा का जो कैंपेन था वो बहुत ज्यादा अंदरूनी वर्सेस भारी हो गया था। इस बार जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी काफी बड़ा फेस रहे, और भी जो लोकल लीडर है वो भी फेस रहे, और केवल भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो आए चुनाव में, जैसे नरेंद्र मोदी आए, जैसे योगी आदित्यनाथ आए, बहुत पॉपुलर हुए कुछ सीटों पे, जैसे अमित शाह आए, जैसे और नेता आए। पिछली बार क्या होता था, जो प्रभारी थे जैसे कैलाश विजयवर्गीय, उनके स्टेटमेंट चल रहे हैं ममता जी के खिलाफ। इस बार आपको जो प्रभारी थे उनका नाम भी नहीं, अगर आपको ना पता, आपको पता नहीं लगेगा कि धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे, कि भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, कि सुनील बंसल प्रभारी थे, आपको पता ही लगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अपना जो काम करके चले गए। एक अच्छा फैक्टर भाजपा के फेवर में रहा इस बार, कि भाजपा ने अपने लोगों को टिकट दिया। देखिए पिछली बार भाजपा लिटरली एक नई पार्टी थी, उनके पास लोग भी नहीं थे इतने सारे टिकट देने, तो आपको बहुत सारे टीएमसी ड्रॉप आउट्स को, कांग्रेस ड्रॉप आउट्स को, लेफ्ट ड्रॉप आउट्स को टिकट देने पड़े, जिससे जो लोकल कैडर था उसमें थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था। इस साल 5 साल तक उन्होंने बूथ बूथ पे जाके, असेंबली में जाके अपने कैंडिडेट तैयार कर लिए थे। इस बार अगर ड्रॉप आउट को टिकट देखेंगे तो बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है, बड़े 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 बिग टिकट नेम है, शुभेंदु अधिकारी जैसे। और शुभेंदु अधिकारी इतने समय से भाजपा में कि अब वो उनका भाजपाकरण हो चुका है, वर्सेस वो पिछली बार थे। पिछली बार उन्होंने सीट हराई थी, नंदीग्राम की सीट हराई थी। दूसरा और देखिए, नंदीग्राम की सीट से आपने ममता को भगा दिया, ममता भवानीपुर से लड़ रही है, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी जाके लड़ रहे हैं। इससे टैक्टिकल, और ममता नहीं लड़ रही है नंदी को, अगर ममता ताकतवर दिखती तो वो नंदीग्राम से भी जाके लड़ती, तो मैं तुम्हें वहां भी हराऊंगी, यहाँ पे भी हराऊंगी। लेकिन ममता भक्ति भी दिख रही है, जनता इससे सेंस लेती है। जनता, बहुत सारा ऐसा वोटर होता है, आप किसी भी वोटर सर्वे में देखिए, उसमें 10% 15% अनडिसाइसिव, किसी भी सोफोलॉजिस्ट की रिपोर्ट देखिए 15% अनडिसाइसिव, तभी उनके सर्वे गलत भी जाते हैं एंड में, क्योंकि वो 15% को छोड़ देते हैं। ये 15% ऐसा नहीं है जो वोट नहीं करेगा, 90% तो वोट ही कर चुके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये अनडिसाइसिव कौन से होते हैं, या तो वो कैमरा में बोलना नहीं चाहते। मैंने कहा था वहां पे डिसाइड करना, वहां पे बताना इसलिए मुश्किल है तमिलनाडु में, क्योंकि विजय इज अ वेरी अनसॉल्व फैक्टर, किसी को पता नहीं उस पर कमेंट्री कैसे करनी। यहाँ पे ममता जी के डर से, जो पोस्ट वायलेंस हमने देखा 2016 में देखा, 21 में देखा, 24 में देखा, उसके डर से लोग सिफोलिस को नहीं बताते हैं। आप कैमरा में देखिए, लोग कहते हैं ऐसे लोगों ने जवाब दिया, आपको वोट किसको देंगे, आपको पता नहीं, आपको आंखों से बदला रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे क्या मूर्ति रखी है, लेकिन लोग मुंह से जवाब में नहीं बोल रहे। मतलब ममता जी ने ऐसा टेरर कर रखा है कि लोग बोलते ही नहीं है। तो तो शांत में एक बीजेपी ने स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट करी। अगर बोला जाए कि पिछली बारी बहुत हाई डेसिबल कैंपेन था, बहुत अग्रेसिव, वेरी लाउड, ऑल एफर्ट मेड, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी लाउड था, वो खेला होवे गाने। इस बारी मैंने आउटसाइड वेस्ट बंगाल कोई गाना किसी साइड का वायरल होकर दिखा। तो क्या ये बहुत लोकलाइज्ड चुनाव हो गया, सीट बाय सीट,
या रीजन बाय रीजन, और उसमें किसको फायदा होगा इतने लोकलाइज्ड चुनाव होने से, जी, रादर देन बिल्कुल बीइंग आपने अ बहुत बिग बहुत बिग चुनाव, क्योंकि दो अलग चीजें बहुत होती है, अच्छी जब चुनाव एकदम बिग चुनाव हो जाता है वर्सेस एकदम लोकलाइज्ड चुनाव हो जाता है, तो ये लोकलाइज्ड चुनाव की कैटेगरी में जा रहा है, तो उसमें किसको आप एडवांटेज देख रहे हैं? नहीं, हाँ, देखिए आपने बिल्कुल अच्छी बात पकड़ी। पिछली बार अगर आप जाएँगे, आप कलकत्ता में जाएँगे तो आपको अमित शाह के पोस्टर दिखेंगे, आपको योगी मोदी जी के पोस्टर दिखेंगे। तो बाहरी और अंदरूनी कहना बड़ा आसान हो जाएगा। ये तमिलनाडु में भी दिखेगा। तमिलनाडु के पास केवल पिच क्या थी? बोले सेम पिच है। देखो दिल्ली से शासन होगा। एआईएडीएमके तो दिल्ली को बिक चुकी है लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंस नहीं दिखी। वहाँ पे आपको अन्नामलाई दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको ईपीएस दिख रहे हैं। तो पिछली बार ऐसा नहीं होता था। पिछली बार बाहर वालों के कैंपेन ज़्यादा होते थे, आपके पास लोकल लीडर नहीं होते थे। इसलिए कहते हैं लोकल ब्रांड्स डेवलप करना, लोकल लीडर डेवलप करना, जो उनकी भाषा में उनकी बातों को बोल पाए। और अगर नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं तो झालमुड़ी खा के आ रहे हैं। तो वो लोकलाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बार जो प्रभारी थे जैसे मैंने बताया, उनके कोई भाषणबाजी नहीं थी। केवल जो बिग टिकट लीडर है वो गया। क्योंकि जब वो योगी आदित्यनाथ को देखते हैं तो उसमें केवल उत्तर प्रदेश नहीं देखते, उसमें वो एक सशक्त सीएम भी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो ये भी सिग्नल देते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में सरकार बनी, तो आपके यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, आपके यहाँ भी सड़कें बनेंगी, आपके यहाँ भी इंडस्ट्री आएगी, आपके यहाँ भी एयरपोर्ट बनेंगे, आपके यहाँ भी सड़कें बनेंगी। वो भी प्रतीक है। आप अगर योगी आदित्यनाथ की कोई भी स्पीच देखें तो 15 मिनट वो 20 बताते हैं मैंने उत्तर प्रदेश में क्या करा। अब आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में क्या करा, मैं क्या करूँ वेस्ट बंगाल में? लेकिन वो सिग्नल क्या दे रहे हैं? वो सिग्नल दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, अगर भाजपा की सरकार आई, तो आपको भी ऐसा ही सशक्त मुख्यमंत्री मिलेगा। तो ये लोकल लोकल सीट में जाके बात हुई। छोटी सभाएँ हुई, बड़े नेताओं की छोटी सभाएँ हुई। ऐसे तो सारे मुख्यमंत्री भाजपा के वेस्ट बंगाल गए, लेकिन वो आपको उनके सोशल मीडिया में नहीं दिखेगा, आपको उनकी वीडियो वायरल होती नहीं दिखेंगी। छोटे-छोटे जो की स सभाएँ कर रहे हैं, वो 2-2 हज़ार लोगों की सभाएँ कर रहे हैं, जहाँ पे जिसका आपको पता है वेस्ट बंगाल में बिहारी पॉपुलेशन बहुत है। पूर्वी उत्तरा प प पूर्वांचल की पॉपुलेशन बहुत है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता मुझे पता है जो जो वहाँ पर हैं। लेकिन वो बिग डेसिपल नहीं कर रहे, जिससे वो बाहरी वाला फैक्टर जिसपे ममता कार्ड खेल पाती थी, देखो बाहर से लोग आ गए, बांग्ला अस्मिता, वो फैक्टर को इस बार भाजपा ने बहुत कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है और जैसे ही चुनाव लोकलाइज होगा, फिर वो गवर्नेंस में मूव हो जाएगा और गवर्नेंस में होगा तो आदमी को दिख रहा है। आदमी को अपनी टूटी हुई सड़कें बंगाल में दिख रही हैं, भागती हुई कंपनियां दिख रही हैं, बेरोजगारी दिख रही है, बजट का डेफिसिट दिख रहा है और फिर हिंदुत्व एलिमेंट है ही। जब वो योगी आदित्यनाथ को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि हमें तो दुर्गा पूजा मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हमें तो रामनवमी मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। वो दिखता है, आपको कई बार उसको दिखवाना भी पड़ता है, वो नज़र भी दिखानी पड़ती है। फिर लोग कहते हैं महिला को वोट में सामने से दिखता है। आरजी कर की जो विक्टिम थी उसकी माँ चुनाव लड़ रही है। आदमी को दिखता है कौन आरजी कर की विक्टिम की लॉयर के साथ खड़ा है। आपको पता होगा मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा की सीट दे रही है, जो आरजी कर के परपेट्रेटर की वकील थी। और आरजी कर की विक्टिम को कौन वोट दे रहा है? अब जनता दिख रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोकलाइज़्ड चुनाव हुआ है, उससे एडवांटेज होगी भाजपा को और फिर उनकी जो एक मोट माना जाता है वो टीएमसी जी, का ये है कि कार्डर हर जगह फैला हुआ जी, है। बीजेपी जी, उस तरह से एक रीसेंट पार्टी है और उतना कार्डर नहीं फैला हर जगह। कैंडिडेट जैसे पिछली बारी डिफिकल्ट थे ढूंढने, इस बारी कैंडिडेट्स आप कह रहे हैं मिल गए, बट बूथ पे लाने के लिए, कार्डर क्रिएट करने के लिए, एक फीलिंग जनता में क्रिएट करने के लिए, और दूसरा महिला वोट, जो शुरू से एक वुमेन लीडर का नेचुरल एडवांटेज होना भी चाहिए, बट होना वो चाहिए। साथ साथ पॉलिसीज भी हैं। शी जी, हैज कल्टिवेटेड द वोट, जैसे या प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बहुत हद तक गुजरात बिल्कुल। में, फिर देश में, और जैसे अभी योगी आदित्यनाथ करते हैं यूपी में। हर हुँ, बड़ा लीडर कल्टिवेट करता है वोट्स को, और महिला वोट पिछले 10-15 साल में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो ये दो फैक्टर्स आप इस बारी कैसे प्ले आउट करते देख रहे हैं, या ये बिल्कुल। इनका अगर जो असर कम हो रहा है तो उसका क्या रीजन है? देखिए, इसमें थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, उनका मोट क्या है? मतलब वो कैसे रोकती हैं, कैसे आप ओवरकम नहीं कर पाते ममता बनर्जी को और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैडर। और ये कैडर का जो ये हम कहते हैं कि कैडर देश में 2 ही पार्टियों के पास है ना? या तो वो भाजपा के पास है या लेफ्ट के पास है। लेकिन लेफ्ट की सेम स्ट्रैटेजी को टीएमसी ने अपना लिया। देखिए टीएमसी बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है। आइडियोलॉजी वाइज़ वो कांग्रेस है। कांग्रेस ही है, उसका जो एक-एक कार्यकर्ता है, अगर आप उसको ट्रेस कर लेंगे, एक-एक एमएलए उसको ट्रेस कर लेंगे, वो कांग्रेस में एमएलए था। वो जब उन्होंने 1998 में टीएमसी बनाई कांग्रेस से टूट के, तब वो वही उन्हीं लोगों को लेके बनाई और लेकिन जो आइडियोलॉजी ली वो सीपीएम की ली। सीपीएम की आइडियोलॉजी है कि भाई मैं इंडस्ट्री नहीं बनने दूँगी, टैक्स के हेवी टैक्स लगाऊँगी, टैक्स के पैसों से सरकार चलाऊँगी और जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है उस पे चलाऊँगी। सब इंडस्ट्री को बाहर भगाऊँगी। अब इंडस्ट्री बाहर भगी तो जॉबलेसनेस आएगी, क्या करेंगे? तो उनको स्कीमों से थोड़ा-सा मैनेज रखूँगी, है ना? अपने कार्यकर्ताओं को ठेका-पट्टा देके हैप्पी रखूँगी जिससे लेकिन अपने कार्यकर्ता घर-घर में होंगे। टीचर भी मेरा कार्यकर्ता होगा, जो यूनिवर्सिटी का वीसी मेरा कार्यकर्ता होगा, हर बड़ी संस्था में मेरा कार्यकर्ता होगा। तो मेरे कार्यकर्ता से मुझे
एक तरह से मेरी पूरी इंटेलिजेंस भी रहेगी। पुलिस भी ऑलमोस्ट मेरे कार्यकर्ता ही काम करे, क्योंकि मैं उसकी बीवी को कहीं लगवा दूँगी, उसके बच्चे को कहीं लगवा दूँगी। जो टिपिकल एक नेपोटिज़्म का या एक तंत्र बनाने का तरीका है, उसको हूबहू ज़ेरॉक्स कॉपी ममता ने कर लिया। जिसको भाजपा ने समझा और उसको तोड़ा और काउंटर कैडर पैदा करा, जिसमें जिसमें समय लगता है। कैडर आप, क्योंकि आप पैसे से नहीं देते, सैलरी नहीं देते, आपको उसमें विश्वास जगाना पड़ता है, और वो विश्वास बार-बार टूटता भी गया भाजपा में। कैसे टूटता गया? क्योंकि पोल वायलेंस में डर जाता है आदमी। और जो टीएमसी का और लेफ्ट का सबसे अच्छा तरीका है कि अपोजिशन वालों को इतना टेरराइज़ कर दो, उनमें से चंद लोगों को, पूरे-पूरे मोहल्लों में एक आदमी को इतना टेरराइज़ कर दो कि दूसरे घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से कार्यकर्ता निकल ही ना पाए, कोई कैंडिडेट निकल ही ना पाए। लेकिन उसको फिर गार्ड करा और उसमें अपने धुरंधर भेजे। हम इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है सुनील बंसल। सुनील बंसल कौन है? जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री रहे 9 साल। उसके बाद उनको तेलंगाना का प्रभार दिया। तेलंगाना में 8 सीटें, 4 से 8 सीटें हो गई लोकसभा। उसके बाद उनको उड़ीसा का प्रभार दिया। उड़ीसा का प्रभार ऐसा हुआ कि उड़ीसा में सरकार ही बन गई, है ना? अब उनको वेस्ट बंगाल का सरकार। आप अगर पिछले 3 साल की, 4 साल की सुनील बंसल की टाइमलाइन देख लें ट्विटर पे, वो बैठ के बैठकें कर रहे हैं इन 3 जगहों पे। उड़ीसा में बैठक कर रहे हैं, बंगाल में बैठक कर रहे हैं और तेलंगाना में बैठक कर रहे हैं। सामने कितने लोग बैठे हैं? 50 लोग बैठे हैं। कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको जनता से नहीं मिलना है। वो कार्यकर्ता बता रहे हैं, उनको ट्रिक बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे मोटिवेशन करना है। अगर आपको कुछ रिसोर्सेज़ चाहिए तो मैं कैसे दिल्ली से लेके आऊँगा, वो बिल्कुल सेट कर रहे हैं। भाजपा को इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज़ बना रहे हैं। भाजपा की एक नई प्रणाली है कि ऑफिस बने। ऑफिस बनने से क्या होता है? स्थिरता आती है। आदमी को लगता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। मैं केवल एक झंडा अपने घर पे लगा के नहीं, मेरा भी एक बड़ा ऑफिस है। जिले-जिले में ऑफिस बन रहे हैं, मंडल-मंडल में ऑफिस बन रहे हैं। उससे आपकी प्रेज़ेंस दिखती है, आप बड़े दिखते हैं। आप बड़े दिखते हैं तो आप में स्वाभिमान आता है। आप में स्वाभिमान आता है तो आप में ताकत आती है। देखिए पॉलिटिक्स बहुत बहुत लेयर्ड है। वो केवल आप आइडियोलॉजी से अटैच हो जाए कि ये आइडियोलॉजी है, सरकार अच्छी बनेगी, नहीं। मुझे ज़मीन-ज़मीन पे, मोहल्ले-मोहल्ले में जो कार्यकर्ता है उसको पता होना चाहिए कि भई अगर मैं जुड़ा तो मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, जिसका वहाँ पे भवन बना है, जिसकी वहाँ पे बिल्डिंग बनी है। कहते हैं ना हमारा ऑफिस है, आप भी कोर्ट के सामने से निकलते होगे, भई आप दिखाते होगे इस कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक इंस्टीट्यूशन है, उस किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े। अब ममता जी के पास तो घर-घर में पोस्टर लगे। अब मैं बंग मेरा मेरे मेरे जो गुरुजी हैं वो बंगाल में हैं, फिर श्रीरामपुर जाना होता है, करीब डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है। रास्ते में मोहल्ले-मोहल्ले में मुझे भाजपा के झंडे दिखते थे। ये मैं आपको 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, उससे क्या होता है इकबाल आता है, एक ताकत आती है। तो भाजपा ने इसको बहुत स्मार्टली करा है कि हम पोल वायलेंस को नहीं रोक पाए, है ना? उन्होंने सामने से नहीं रोक पाए, उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया क्योंकि उनको पता था कि राष्ट्रपति शासन 2 महीने में चैलेंज हो जाएगा, सरकार वापस आ जाएगी, विक्टिम कार्ड में ममता और खेलेंगी। तो उन्होंने झेला। तो ये जो मेहनत रही भाजपा की, पिछले चुनाव के पहले भी और अब खासकर इन 5 सालों में, ये मोड़ तोड़ रही है टीएमसी। और भाजपा देखिए कैडर एक बार बना ले, बस भाजपा का स्लो तरीका है कैडर बनाने का, और एक बार बनता है तो उसको फिर तोड़ना भी मुश्किल होता जी, पर अब जो ये आधा चुनाव या इनफैक्ट आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है और यहीं पे है। जी, पिछली बारी भाजपा का रिजल्ट बेटर था सेकेंड बेटर, राउंड से। तो अब बिल्कुल, आपको क्या खबर आ रही है कि इस राउंड में किस तरह गया है भाजपा ने, कितना परफॉर्मेंस जी, को इम्प्रूव किया है, जी, ममता बनर्जी की कितनी नीचे आई है? आज आप जी, देख के क्या आपको फीलिंग है, क्या फीडबैक आया है, जो वहां पे आपको अलग अलग जगह से खबरें आई है उसके अनुसार? जी, 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 जी। तो आज जो 294 सीट्स हैं उसमें से 152 152 सीट्स में चुनाव हुआ है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आधे से ज्यादा पे चुनाव हो चुका है। ये भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पिछली बार जो भाजपा की 77 सीटें आई थी, उसमें से करीब 59 59 सीट्स, करीब ऑलमोस्ट 60 सीट यहाँ से आई थी। मतलब समझ लीजिए भाजपा की 80 से 85% सीटें इसी, तो ये भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आज जो मुझे 3 जगह से मेरी बात हुई, एक जो दिल्ली के सफोलॉजी सर वहाँ पे बात हुई कि ये आपको सुनने में अचंभित भी कर सकती है, मुझे भी, मैंने कई बार पूछा, हैं? मतलब इन 152 में से भाजपा की क्लियरली 100 सीट आ रही है, क्लियरली 100 सीट आ रही हैं, और मतलब 100 अगर आप सीट? बिल्कुल इन दैट्स 152 में से, हाँ, इन हाँ, 152 से इस तो बोल रहा हूँ। इन 152 में से, और आपको कितनी सीट चाहिए? मेरे ख्याल से 147 चाहिए। हुँ, और हुँ, अगला जो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है 142 हुँ, में से, हुँ, उसमें से उनको केवल 47 सीट की, ऐसा मुझे 2 अलग-अलग लोगों ने जो अलग-अलग रीजन में रहते हैं, जो आपस में हुँ, एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, उन्होंने अपनी गणना के हिसाब से बताया, और इसका केवल ये तरीका है। देखिए पिछली बार जो मैंने कहा, जो पिछले 1 महीने से सोशियोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, हुँ। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो भाजपा कल ही जीत जाए। अभी सुनने में आपको लगेगा फ्री एंड फेयर, तो इस बार जो मल्टी लेयर्ड है कि आपको आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, जो सेंट्रल फोर्सेस गाँव में जा के कह रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, वोट डालो, हम आपके साथ खड़े हैं। बस हम आपके साथ खड़े हैं, और हम पोलिंग दिन से लेकर, काउंटिंग दिन से लेकर, उसके बाद भी अगर सेंसिटिव एरिया हो तो हम आपके साथ रहेंगे। तो वो जो निडरता लानी है, और ममता जी का यही तरीका था कि अपने 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 वोट डलवाओ, फर्जी वोट भी डलवाओ, और जो लगता है कि ये भाजपा का वोटर एरिया है या किसी और का वोटर एरिया, उसको रोक दो, उसको डरा धमका के रोक। मुझे पता है अपार्टमेंट अपार्टमेंट में मैं बहुत सारे, आपको पता है मारवाड़ी समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरा कईयों से परिचय है, और वो पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग में संदेश चला जाता है कि देखिए अगर वोटिंग के लिए निकले तो
आपको तो धंधा यहीं करना है। और मारवाड़ी आदमी उनको धंधा करना है, छोड़ो यार वोट से क्या हो जाएगा, मेरा तो पता चलेगा। तो ये जो काउंटर हुआ है, इसको बहुत स्मार्टली बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, गांव बाय गांव जाके एश्योरेंस दी गई है। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके पास बैठ बैठ के दी गई। देखिए ऐसे ही अमित शाह नहीं बैठे हैं 15 दिन वहां पे, देश का होम मंत्री, क्योंकि देखिए ये आपको मैं बीएल संतोष जी की एक बात याद दिलाऊंगा, जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के। उन्होंने अभी 3-4 महीने पहले ही एक बड़े बड़े सम्मेलन में कहा था कि दैट वेस्ट बंगाल विक्ट्री, वेस्ट बंगाल इलेक्शन इज नॉट अ पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर अस, इट्स अ सिविलाइजेशनल विक्ट्री फॉर भारत। और उसको वो जी रहे हैं कि वो क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, आपको पता है बॉर्डर स्टेट्स में इलेक्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां की जो सरकारें होती हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती हैं। उनके लिए घुसपैठिया नहीं है, उनके लिए घुसपैठिया एक एक्स्ट्रा वोटर है। अमित शाह के लिए घुसपैठिया जो देश का नुकसान करेगा, जो देश के रिसोर्सेज में खाएगा, जो कल रोहिंग्या बन जाएगा, जो कल एक आतंकवादी भी बन सकता है। लेकिन उनको क्या दिखता है, अरे यार मुझे 10,000 लोग और दिख रहे हैं, इसको मैं वोटर आईडी कार्ड देती हूँ। तभी इतनी विचलित थी वो। जब देखिए कोई आदमी क्यों विचलित होगा, और आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। मैं 2008, 2009 से लेकर 2011 की कुछ खबरें ममता बनर्जी की पढ़ रहा था। आपको पता है 1998 में पार्टी बनाई उन्होंने, टीएमसी, और 2011 में पहली सरकार बनाई। वो भी सेम चैलेंज फेस करती थी। वो प्रणब मुखर्जी के पास जा रही है कई बार, प्रणब मुखर्जी से उनके अच्छे रिश्ते थे, और वो यूपी में तो कहते फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगी। मतलब लेफ्ट की वही ट्रिक थी कि फेयर इलेक्शन होने ही मत दो। उनको पता था कि फेयर इलेक्शन होगा तो मैं जीतूंगी ममता को, और ममता को आज ही डर है कि फेयर इलेक्शन हो गया तो मैं चली जाऊंगी। तो जिस चीज को ममता प्रणब मुखर्जी को आके यूपीए सरकार में कहती थी कि आप सेंट्रल फोर्सेस भेजिए, ऐसा करिए, वोटर कटवाइए, ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के खिलाफ बोला है कई बार, पार्लियामेंट में स्पीच वायरल है बहुत बार। तो लेकिन क्या होता है, सत्ता का लालच है। सत्ता का लालच आपको जो देश के लिए, देश का जो क्या हित है वो भुला बैठा, वही ममता भुला बैठी, वो देश का हित भुला बैठी है। और जिस चीज को वो विरोध करती थी कि भाई इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन में वही आज इसको फेस कर रही है। आज जब इलेक्शन फेयर हो रहा है, आज जब एसआईआर हो रहा है, आज जब घुसपैठिए रोके जा रहे हैं, आज जब सेंट्रल फोर्सेज आ रही हैं, लोगों में विश्वास दिला रही है कि आप वोट डालें, तब उनको दिक्कत हो रही है। पर आप जो बता रहे हैं, जो आपको खबर आ रही है, अगर आज ही 100 सीटें हो जाती हैं तो चुनाव ही खत्म है फिर एक तरह से, क्योंकि बाकी तो आपको मार्जिनल जीतना, और एक हवा भी फैलती है प्रदेश में, हवा फैल जाती है। देखिए अगर हमें पता है यहाँ बैठे बैठे, रिश्तेदार हमें पता है यहाँ बैठे बैठे, तो सबको होते पता हैं। लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें यहाँ बैठे बैठे पता है दिल्ली में, तो बंगाल में लोगों को पता है ये बात कि बस आपको अगली बार चुपचाप इलेक्शन होना है। और आज कुछ सीटों में रिपोलिंग भी होगी। मुर्शिदाबाद में शायद ऐसा इलेक्शन कमीशन का रूल था कि अगर आधे घंटे से ज्यादा कैमरा बंद होता है तो रिपोलिंग होगी इस बूथ में। तो ऐसे भी कुछ बूथ है जिसमें रिपोलिंग डिक्लेयर होगी। मेरे ख्याल से कल परसों तक डिसीजन आ जाएगा, मेरे ख्याल से अगले फेज के साथ। वो तो माइनर रहा है इस बार, कुछ बहुत माइनर होगा। वो 1 दर्जन भी सीटें, एक दर्जन भी बूथ नहीं होंगे। आज मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है करीब 40 से 45 हजार बूथों पे वोटिंग हुई होगी आज करीब। तो उसमें से अगर 30, 40, 50 बूथों पे वोटिंग रिपोलिंग हो भी जाती है, उससे जनता का विश्वास भी जागता है कि अगर ऐसा होगा तो रिपोलिंग होगी, तो आपकी मनमानी, आपकी दादागिरी, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो इससे जनता में और विश्वास जाता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत सुंदर है। बंगाल और मैं कहता हूं भाजपा के लिए अगर सरकार बनती है तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब इट्स नॉट, एक तो पूर्वांचल, एक तो देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट या तो भाजपा या एनडीए के पास आ चुका है, उड़ीसा आपके पास आ चुका है, बिहार आपके पास था, लेकिन आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आपका पूरा अपना स्टेट हो गया। वेस्ट बंगाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनसंघ जो एक तरह से प्रीकर्सर है भाजपा का, उन्होंने, वो बंगाली थे, वो कैलकाटा में उनका बड़ा प्ले रहा। अगर आज ये वाला बंगाल हमारे पास है तो उसमें श्यामा प्रसाद, जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल कहाँ है, ईस्ट बंगाल इज बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल अगर भारत का हिस्सा है तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है। सबसे मजेदार बात, 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ, भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती, जिसमें से 2 सीटें वेस्ट बंगाल से, जिसमें से 1 सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद की सीट थी। तो उसमें जब भाजपा सरकार में काबिज होती है, उसमें जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी से जब सरकार चलेगी, तो मैं कहता हूँ वो सच्चा ट्रिब्यूट भी होगा उनके लिए, कि जहां से पार्टी शुरू हुई, एक तरह से जहां से व्यक्ति ने शुरू करी, वही स्टेट बीजेपी के लिए है भी बहुत बहुत प्रेस्टिजियस बैटल। और अगर आज का रिजल्ट फ्री एंड फेयर था, होप हर इलेक्शन हो, पर अगर आज हुआ है तो जो आपको खबर आ रही है, और अगर सरकार बन रही है बीजेपी के लिए, एक्चुअली इट विल बी अ हिस्टोरिक चेंज, इवन इन डेमोक्रेसी इट विल बी अ हिस्टोरिक चेंज। थैंक यू भारत के लिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। मतलब मन आर्मी बोल नहीं सकती, आर्मी वाले भी और बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी खुश हो रहे होंगे कि बोली कैसे हुई। जी, थैंक यू शांतनु, आपने समय दिया और ये दोनों स्टेट्स को कवर किया। थैंक यू सो मच।